नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उदासीनीकरण के बारे में समझेंगे, उसके बाद अनपच के बारे में जानेंगे, उसके बाद मृदा उपचार कैसे किया जाए इनके बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ का उपचार कैसे किया जाए इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं उदासीनीकरण के बारे में। हमने पिछले भाग में जैसा कि पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अब हमारे मन में प्रश्न यह आता है कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। आइए हम इसे पता करते हैं। दोस्तों, अब हम ऐसे सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसको हम फिनोफ्थलीन कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए अब हम इन सूचक का प्रयोग करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। यह क्रियाकलाप आप शिक्षक के निर्देशित और उपस्थिति में ही करें। सबसे पहले क्या करें कि किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेंगे। इसके बाद इसका हम रंग नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि फिनोफ्थलीन विलयन के रंग को भी नोट करेंगे। अब हम सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाएंगे, जैसा कि आप दाईं तरफ वाली चित्र में देख रहे हैं। अब परख नली को धीरे धीरे हिलाएंगे तो क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालेंगे और परख नली को धीरे धीरे हम हिलाते रहेंगे। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? नहीं। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालेंगे जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाएंगे तो क्या रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जी हाँ, विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन ही रहता है। तो आइए दोस्तों, हम उदासीनीकरण के परिभाषा को समझते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय होती है। दूसरों शब्दों में हम कहें तो अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है। इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण के बाद आप परख नली को स्पर्श करें तो आप क्या अनुभव करेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा की निष्कासित होती है, यानी कि निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, जिससे कि परख नली गर्म हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है, जैसा कि आप बाएं वाले चित्र में देख रहे हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को हम सरल भाषा में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। आइए दोस्तों, उदासीनीकरण के प्रतिक्रिया को हम समीकरण में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अम्ल जमा क्षारक, यानी कि अम्ल में हम क्षारक को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लवण जमा जल,
यानी कि लवण और जल बनेंगे। इस प्रतिक्रिया में गैस निर्मुक्त होते हैं यानी कि मुक्त होते हैं। इस प्रतिक्रिया को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ साथ जल मिलेगा, साथ साथ ऊष्मा का भी निष्कासित होगा। यह समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अपने कॉपी में नोट कर लें और याद रखें। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जिसका विषय है अम्ल वर्षा। क्या आप अम्ल वर्षा से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आते हैं, यह प्रश्न हमारे मन में आता है। तो इसका उत्तर होगा कि वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होते हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण क्या क्या है। सबसे पहला उदाहरण है अनपच, जिसे हम अपाचन भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हम पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है और अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और हमें राहत महसूस होती है। आइए उदासीनीकरण के एक और उदाहरण को जानते हैं, जिनका विषय है चींटी का डंक। दोस्तों, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देते हैं। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। चींटी जब काटती है तो हमारे त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, जिससे कि हमें जलन होने लगता है। जलन से राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर्मिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से उदासीन करके हम जलन को कम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, उदासीनीकरण का एक और उदाहरण को समझते हैं, जिनका नाम है मृदा उपचार। अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय मिट्टी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है, तब ऐसी स्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी में मिलाकर उपचार किया जाता है। अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं, जो मिट्टी के क्षारकीय गुण को उदासीन बना देते हैं। तो इस तरह से बंजर भूमि यानी कि मृदा का उपचार किया जा सकता है। आइए दोस्तों, उदासीनीकरण का एक और उदाहरण को समझते हैं, जिनका नाम है कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। दोस्तों, अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं।
अब यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय यानी कि नदियों में बहने दिया जाए यानी कि विसर्जित कर दिया जाए तो क्या होगा कि मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिससे कि जलीय जीव को यानी कि मछली और अन्य जलीय जीवों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से दोस्तों हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम उदासीनीकरण प्रक्रिया के बारे में समझा। उसके बाद अनपच यानी कि अपाचन किसे कहते हैं और यह क्यों होता है और इनसे राहत पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इनके बारे में भी हमने चर्चा किया। इसके बाद मृदा उपचार कैसे किया जाए, इनके बारे में भी जाना। और अंत में कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे का उपचार कैसे किया जाना चाहिए, इनके बारे में भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम अध्याय अम्ल, क्षारक व लवण का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे और उन प्रश्नों के हल करेंगे और अभ्यास करेंगे। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप JCERT की विज्ञान पुस्तक से अध्याय अम्ल, लवण और क्षारक से विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न अभ्यास के साथ। धन्यवाद।